जिस तरीके से साई सुदर्शन और गिल ने परफॉर्मेंस किया वो बहुत शानदार था। अटकलें ये भी आ रही हैं कि इस बार शायद शिवम दुबे को ड्रॉप कर दिया जाएगा। वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा क्योंकि शिवम दुबे परफॉर्म करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में आके। वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी में 1-2 ओवर निकाल देंगे। तो मोहम्मद शमी से कहीं ज़्यादा दावेदार भुवनेश्वर कुमार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं पिच पे पंगा, या ऐसे कहीं आप देखना शुरू कर चुके हैं पिच पे पंगा प्रोग्राम। पिच पे पंगा में हमारे साथ हमारे गेस्ट होते हैं और हम चर्चा करते हैं कल का मैच कैसा हुआ, आज का मैच कैसा होगा और स्पोर्ट्स अपडेट की कि दुनियादारी में क्या चल रहा है और किस तरीके से कहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिव्यांशु मौजूद है। दिव्यांशु, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले शुरू करते हैं कल के मैच से। कल का जिस तरीके से मैच हुआ और एकदम पैथेटिक परफॉर्मेंस सीएसके का था, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से सीएसके ने कल परफॉर्म किया कहीं ना कहीं बहुत ही निराशाजनक और शर्मनाक था। लेकिन बल्लेबाजी और गेंदबाजी की दास देनी होगी जिस तरीके से कल गुजरात ने परफॉर्म किया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, हम भी कयास यही लगाते हैं, हर मैच में यही देखते हैं कि गुजरात का जो परफॉर्मेंस पावर प्ले में रहता है वो काफ़ी धीमी गति से स्टार्ट होता है। कहीं ना कहीं पावर प्ले में उतने रन नहीं बनते हैं, विकेट जाते हैं और स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन कल उनका परफॉर्मेंस इसके विपरीत रहा। जिस तरीके से साई सुदर्शन और गिल ने परफॉर्मेंस किया वो बहुत शानदार था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 100 से ज़्यादा की पार्टनरशिप की और कहीं ना कहीं उसके बदौलत बैकफुट पे आ गई सीएसके। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि 200 से ज़्यादा रन बनाना मुश्किल है जीटी के लिए, जो कि हर मैच में हमने देखा है। लेकिन कल 229 रन की शानदार पारी खेली टीम ने, 229 रन बनाया और उसके बाद गेंदबाजी भी अद्भुत थी। पहले बॉल पे संजू को आउट करना, कहीं ना कहीं उन्होंने आधा मैच जीत लिया, क्योंकि संजू कंसिस्टेंट परफॉर्मर जिस मैच में वो नहीं चले वहां चेन्नई परफॉर्म नहीं कर पाई। वो क्लियर रहता है कि वो मैच हार रही है सीएसके। एक तरीके से जिस तरीके से जो भी कल के मैच के दौरान हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि सबको पता है कि टॉप ऑर्डर जीटी का कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आप उनको आउट नहीं कर पाए। तो क्या एज ए गेंदबाजी यूनिट सीएसके अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई? साथ में मैं एक चीज और ऐड ऑन करवाना चाहूंगा आपसे, क्या ऋतुराज गायकवाड़ को अगली बार सीएसके बिड लगाएगी? मुश्किल है, ना सिर्फ कैप्टनसी टीम में भी शामिल होना उनका मुश्किल है, क्योंकि एज एन कैप्टन एज एन बैट्समैन उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ना तो रणनीति अच्छी रही है, कल गेंदबाजी भी अच्छी नहीं हुई और दूसरे छोर पे बल्लेबाजी भी अच्छी नहीं हुई। कप्तान ने भी अच्छी पारी नहीं खेली। सेकंड हाईएस्ट उनका स्ट्राइक रेट 125 का भी नहीं है बिल्कुल पूरे टूर्नामेंट में। हाईएस्ट स्कोर वहां पर 44-45 रन का शिवम दुबे का है। उसके अलावा किसी खिलाड़ी ने परफॉर्म नहीं किया। बैक टू बैक विकेट गिर रहा था। संजू सैमसन जैसे ही आउट हुए कोई खिलाड़ी मैदान में नहीं टिका। 3 विकेट सिराज ने निकाले, 3 विकेट रबाडा ने निकाले और ऑल आउट हो गई। सबसे बड़ी बात, आपने पूरा 20 ओवर नहीं खेल पाए, आप डिफेंड नहीं कर पाए, लड़ाई नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं शर्मनाक हार थी कल सीएसके की। अब ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद धोनी वापस नहीं आएंगे। हाँ, र्यूमर्स आ रहा है कि शायद धोनी हो सकता है नेक्स्ट आईपीएल सीजन टीम का हिस्सा ना रहे। लेकिन इस पे अभी बहुत सारे सवाल है, क्योंकि इस साल भी वो खेल नहीं रहे थे लेकिन टीम का हिस्सा रहे हैं। तो उनका टीम में होना कहीं ना कहीं टीम के वैल्यूएशन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इस पे बहुत शंका है कि टीम में अगले साल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि उनका टीम में ना होना कहीं ना कहीं सीएसके के वैल्यूएशन पे बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। कल एक चीज और देखी कि जो विकेट कीपर है उनकी संजू की उंगली में भी चोट लग गई। उससे पहले धोनी की उंगली में चोट लगी तो उर्विल पटेल आके विकेट कीपिंग कर रहे थे। तो अगर उर्विल पटेल और संजू, चेन्नई के पास ऑलरेडी 2 अच्छे विकेट कीपर हैं, तो क्या वो धोनी की तरफ अगली बार देखेंगे भी? देख सकते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगले साल भी धोनी टीम का हिस्सा रहेंगे। जिस प्रकार इस साल उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, एंड ऑफ द सीजन जब बहुत सारे सवाल उठे कि क्यों टीम का हिस्सा नहीं है, तो बताया गया उनके फिंगर में इंजरी है। हालांकि एक भी मैच खेला नहीं उन्होंने। अब इंजरी प्रैक्टिस के दौरान आ गई, कब आ गई, क्योंकि नेट सेशन में भी उनको देखा गया कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगले साल भी टीम उनको साथ लेके चलेगी। वो एक भी मैच ना खेलें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि टीम के वैल्यूएशन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। फैन फॉलोइंग कम होगी, वैल्यूएशन कम होगा, जो ब्रांड एम्बोर्समेंट आता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो टीम कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है, जो अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत बड़ा लॉस होगा धोनी को टीम में ना रखना। एक चीज़ और मैं जानना चाहता था, जिस तरीके से उम्मीद थी कि सीएसके सुरेश रैना पे बिड लगाएगी, 2 सीजन सुरेश रैना पे किसी ने बिड नहीं लगाई और बाद में चेन्नई ने लिया नहीं। तो ऐसा लगता है कि जब आपने इतने साल एक फ्रेंचाइजी के लिए दिए हों तो आपको कोचिंग में, डगआउट में, है ना कहीं टीमें शामिल कर लेती हैं। बिल्कुल, उनको सारी टीमों ने किया है। लेकिन रैना को नहीं किया गया। तो इस हिसाब से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या धोनी को रखेंगे?
धोनी को तो बिल्कुल ही रखेंगे। अगर वो जिस दिन उनका रिटायरमेंट घोषित किया जाएगा उसके अगले ही दिन मुझे लगता है उनको किसी एक अच्छे पोजीशन पे एज एन फील्डिंग कोच, एज एन बैटिंग कोच, किसी भी एक पोजीशन पे या मुख्य कोच के तौर पे भी रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको टीम का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि टीम का हिस्सा वो नहीं रहेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि रैना के साथ इंसाफ नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से वो कंसिस्टेंट रहे हैं टीम के लिए, लगातार हर सीजन खेले और उसके बाद उनको रिटायरमेंट देने का भी मौका नहीं दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं मुंबई जैसे टीम, आप चाहे मलिंगा की बात करें, चाहे हम बात करें पोलार्ड की, हर एक प्लेयर्स को, केकेआर की बात कर लें, रसल को रखते हैं, सब लोग जो अपने पुराने मुख्य खिलाड़ी रहे हैं उनको कहीं ना कहीं टीम में एक पोजीशन दे दी गई है, एक कोच के तौर पर, फील्डिंग कोच के तौर पर, गेंदबाजी कोच के तौर पर। जैसे अभी लेटेस्ट की हम बात करें, किरण पोलार्ड हो गए, बिल्कुल उनके साथी हैं केकेआर के, है ना, उनको भी केकेआर ने कोच बना के रखा। तो दूसरी टीमें ऐसा करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मिसिंग लगी मुझे सीएसके में मिसिंग है। और ये कहीं ना कहीं उन्हें भी खलता होगा कि नहीं, तो जडेजा को नहीं छोड़ना चाहिए था मेरे हिसाब से, कितनी भी अच्छी ट्रेड मिल रही हो आपको, क्योंकि जडेजा ने इतने साल आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, जडेजा पे भी काफी सवाल उठ रहे थे। अश्विन को आपने छोड़ा और फिर दोबारा अश्विन की तरफ मुड़ के नहीं देखा, जबकि अश्विन आई इंडियन टीम में और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने इंडियन टीम में भी, वो कहीं ना कहीं चेन्नई की फाउंडिंग थे। बिल्कुल, ये जो सारे ब्लंडर्स किए चेन्नई ने, उसी का ये नतीजा है कि इस समय चेन्नई जो है बैकफुट पे है। कोई भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई भी ऐसा पुराना खिलाड़ी नहीं है जो टीम का हिस्सा रहा, वो मैनेजमेंट में हो, जो सही रणनीति बनाए, बैकएंड पे सपोर्ट करे। तो अगर आप पुराने खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं करेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो नए युवा खिलाड़ी आके आपको 5 बार की, बेशक आप विजेता रहे हो आईपीएल के, लेकिन फिर आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपकी मैनेजमेंट में वो दिग्गज खिलाड़ी ना हो जिन्होंने आपको ट्रॉफी जिताई है। तो उसका प्रभाव हम देख रहे हैं किस तरीके से परफॉर्मेंस होता है। कहीं ना कहीं एक तरीके से जब चेन्नई की गेंदबाजी उतनी मजबूत पक्ष नहीं था, तो पथिराना को लीव करना भी गलत डिसीजन, बहुत गलत डिसीजन था। हालांकि इस साल वो टीम में रहते तो भी वो तो देखो एक अलग बात है, चोटिल हो गए। हाँ, वो तो अलग बात है, वो तो इंजरी का कंसर्न रहा है। अगर आप देखें तो पथिराना को टीम में रखना चाहिए था, क्योंकि बॉलिंग बहुत कमजोर है चेन्नई की। हाँ, बॉलिंग भी कमजोर है, और पथिराना ने पिछले सीजन अच्छा परफॉर्म किया था चेन्नई के लिए, विकेट टेकर रहे थे, इकोनॉमी उनकी अच्छी रही थी, लेकिन इस सीजन पता नहीं क्यों उनको ड्रॉप कर दिया। मैनेजमेंट में मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। धोनी की डिसीजन मेकिंग को उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये भी हो सकता है, क्योंकि धोनी डिसीजन, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर है, और मुझे लगता है उनके रणनीति के हिसाब से शायद टीम नहीं जा रही है, कुछ अलग सोच रही है, और अलग सोचने के चक्कर में 2 साल से कहीं ना कहीं निचले पायदान पे हर मैच हार रही है, अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा है। और अगले सीजन भी अगर बड़े बदलाव नहीं किए गए तो मुझे लगता है बहुत बुरी स्थिति रहेगी। और ऐसा लग रहा है कि अगले साल संजू को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन सिर्फ उनको कप्तान बनाने से टीम जो है वापसी नहीं कर सकती। आपको बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे गेंदबाजी में, आपको एक दो अच्छे दिग्गज को टीम में शामिल करना होगा, मिडिल ऑर्डर में ऋतुराज की जगह आपको कोई रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं हो पाएगा चेन्नई का कुछ भी। बिल्कुल, अटकलें ये भी आ रही हैं कि इस बार शायद शिवम दुबे को ड्रॉप कर दिया जाएगा। वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि शिवम दुबे परफॉर्म करते हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में आके, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो गेंदबाजी में 1-2 ओवर निकाल देंगे, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी में भी अच्छे कल भी 17 गेंदों में 47 रन उन्होंने बिल्कुल 14 गेंद में उनके 41 रन हो गए थे। बहुत, जहां पे एक छोर से विकेट गिर रहा था, उन्होंने आके आक्रामक बल्लेबाजी दिखाई, तो टीम को बनाए रखा जब टीम को, बिल्कुल जब तक वो मैदान में थे, आक्रामक अंदाज से कहीं ना कहीं जो है गति बनाई रखी थी। लेकिन अब इस तरीके के खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे तो बहुत पीछे चली जाएगी चेन्नई, और लोग भूल जाएंगे कि चेन्नई भी कोई टीम थी जो हर मैच जीतती थी। लखनऊ जैसी हालत हो जाएगी। लखनऊ जैसी हालत हो जाएगी, बिल्कुल। चलिए आज के मैच पे चलते हैं। अब आज का जो मैच है हैदराबाद में है, और टॉप ऑफ द टेबल की लड़ाई है। बिल्कुल, हैदराबाद और आरसीबी जहाँ टॉप ऑफ द टेबल है पॉइंट्स टेबल पे, उनकी और कहीं ना कहीं हैदराबाद की लड़ाई होगी। दोनों ही टीमें ये चाहेंगी कि आज का मुकाबला जीतना। हालांकि आज का मुकाबला अगर आरसीबी हार भी जाती है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉप ऑफ द टेबल ही रहेगी जिस तरीके से उनका रन रेट है। लेकिन दोनों ही टीम ये चाहेंगी कि आज जो है मुकाबला बेसिकली एलिमिनेटर ना खेलना पड़े। एलिमिनेटर ना खेलना पड़े, और कहीं ना कहीं टीम की जो रणनीति हो, फाइनल्स, एलिमिनेटर्स, इन सबसे बचें, फाइनल्स में जाके अच्छा परफॉर्म करें। और मुझे लगता है कुछ एक्सपेरिमेंट भी करने चाहिए फाइनल्स की तैयारी के लिए। ऐसे मैचेस में आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। आप अब देख सकते हैं कहाँ पे आपका लूपहोल है, क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैच में पलड़ा किसका भारी रह सकता है? आरसीबी का। हालांकि ग्राउंड जो है हैदराबाद का है, हैदराबाद की टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्लासेन मिडिल ऑर्डर में होकर ऑरेंज कैप होल्डर रहे हैं और लगातार टॉप 5 में बने रहते हैं, तो बहुत अच्छी जो टीम है, गेंदबाजी भी अच्छी हो गई है। हैदराबाद की बात करें, प्रफुल्ल हिंगे थे ही,
उसके बाद साकिब हुसैन थे ही, पैट कमिंस कप्तान की वापसी होगी, तो गेंदबाजी, बल्लेबाजी, मिडिल ऑर्डर सब तंदुरुस्त है हैदराबाद की टीम। और आरसीबी का भी जब से भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है, जिस लय में नजर आ रहे हैं वो, हाँ, और साथ ही साथ हेजलवुड भी है, तो दोनों ही टीम बहुत मजबूत है, क्योंकि विराट कोहली 2-0 के पास जिस तरीके से वापसी किया उन्होंने, अब आक्रामक बल्लेबाजी, हाँ, उनकी स्ट्राइक रेट बढ़ गई है, तो दोनों ही टीम का मुकाबला बहुत दमदार होने वाला है। और मुझे लग रहा है 230-240 का आंकड़ा भी आज छू सकता है ये मुकाबला। क्या ओडीआई में रजत पाटीदार की जगह बनती थी? बिल्कुल बनती थी रजत पाटीदार की, मतलब मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर से ज्यादा रजत पाटीदार डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि साई सुदर्शन के जगह भी उनको देख सकते थे रजत पाटीदार को, बंडा उना के वो ताबड़तोड़ जैसे हिटिंग करते हैं, कोई नहीं करता इस समय। उनकी उतनी चर्चा नहीं की जाती है। विराट कोहली टीम में शायद इस वजह से, उनके वजह से वो छिप जाते हैं, जिस तरीके से जायसवाल छिप जाते हैं वैभव सूर्यवंशी की वजह से। वो परफॉर्म भी करते हैं। इस साल उनका ऋतुराज की तरह ऐसा नहीं रहा कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहा है। उनको आप श्रेयस सोचिए, एक छोर पे श्रेयस अय्यर, दूसरे छोर पे पाटीदार, दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं और दोनों खड़े खड़े छक्के मैदान के बाहर मार रहे हैं। सामने वाली टीम में क्या दहशत होगी। बिल्कुल, और आपको युवा खिलाड़ियों को मौका देना भी पड़ेगा, क्योंकि यही जो है भविष्य है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो पुराने खिलाड़ी रिटायरमेंट ले रहे हैं, रजत पाटीदार एक अहम दावेदार थे, लेकिन अब जो हमने पिछले भी एपिसोड में यही चर्चा की कि हमें जो ये प्लेइंग 11 दिख रहा है, कहीं ना कहीं जीटी प्लेइंग 11 है, पता नहीं किस तरीके की 6-7 खिलाड़ी जीटी के, 6-7 खिलाड़ी जीटी के हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें तमाम जो है ख्याल आ रहे हैं, तमाम आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि किस तरीके से ये निर्णय लिया गया कि सारे। मैं एक रील देख रहा था, वो कह रहा था भाई आप रवाडा को भी इंडिया में ले आओ, सुमन गिल, राशिद खान को भी इंडियन टीम में ले आओ, है ना। ओवरसीज ही बचे हैं, बचा ही कौन है, ओवरसीज ही बचे हैं, है ना, सबको ले आओ इंडियन टीम में। जॉस बटलर, राशिद खान और रवाडा, यही सारे बचे हैं, इनको भी टीम में ले आओ। अच्छा, एनीवे, जोक्स अपार्ट, एक चीज और, जिस तरीके से हैदराबाद की टीम है, नीतीश रेड्डी को टेस्ट में तो जगह दी गई, बिल्कुल मिली ना कहीं ओडीआई में चांस दे सकते थे उन्हें नीतीश रेड्डी। क्योंकि मैं कोई हेटर नहीं हूँ वॉशिंगटन सुंदर का, लेकिन मुझे नीतीश रेड्डी ज्यादा कैपेबल लगते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा कि नीतीश रेड्डी जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, और गौतम गंभीर ने भी उन पर भरोसा दिखाया था, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। मुझे लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर का अगर ये सीजन देखा जाए आईपीएल का, या फिर भारतीय टीम के लिए उन्होंने जितने मुकाबले खेले हैं, उसके आंकड़े देखे जाए, तो मुझे लगता है कि उससे कहीं बेहतर दावेदार नीतीश रेड्डी हैं। जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है, गेंदबाजी में उतने अच्छी गेंदबाजी, बल्लेबाजी तो ठीक ठाक कर लेते हैं सुंदर, लेकिन गेंदबाजी में उतने वो प्रबल नहीं है, उतने वो इफेक्टिव नहीं कराते हैं, उतनी इफेक्टिव नहीं है कि आप 4 ओवर उनसे करवा लें, या फिर आप ओडीआई में उनसे 7-8 ओवर निकलवा लें, प्रभावशाली हो, विकेट टेकर, उस तरीके की उनके अंदर लय नहीं है। वो लय जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार रेड्डी में है। गेंदबाजी में भी आपको विकेट चटका के देंगे, इकोनॉमी मेंटेन करेंगे, और बल्लेबाजी में भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। तो पता नहीं क्या निर्णय था बीसीसीआई। अजीत आगरकर से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आपने शमी को क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम ओडीआई और टेस्ट की टीम चुन रहे हैं, शमी को देखेंगे जब T20 का सिलेक्शन होगा उस टाइम। तो क्या शमी सिर्फ अब T20 के गेंदबाज बचे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी बॉडी शायद टेस्ट और ओडीआई का लोड नहीं ले पाएगी? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उनकी बॉडी लोड नहीं ले पाएगी, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अगर इस सीज़न पे नज़र डालें, वो बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर इस सीज़न पे नज़र डालें तो मोहम्मद शमी से कहीं ज़्यादा दावेदार भुवनेश्वर कुमार है। हालांकि बहुत समय से वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे कहीं ज़्यादा दावेदार वो थे। उन्हें मौका मिलना चाहिए था, उनकी चर्चाएँ नहीं हो रही, उन्हें मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि इतनी अच्छी गेंदबाजी, इतने अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए था भारतीय टीम में। ठीक है, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी घरेलू क्रिकेट हो रहा है, उसमें कल मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि लगभग 48 लाख मैच 2025 में एक क्रिक हीरोज करके एप्लीकेशन है, उस पर रिकॉर्ड किए गए। कहने का मतलब ये है कि इंडिया का क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, वहीं कहीं ना कहीं ऑडियंस में कमी नज़र आ रही है। पहले जैसा अब वो क्रेज नहीं है आईपीएल का। क्या क्रिकेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, क्रिकेट इतना ज़्यादा हो गया, इतने सारे मैचेस हो रहे हैं, अब ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता जिसमें मैच ना हो। आईपीएल, ओडीआई, टेस्ट, T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, तो इतने सारे मैच, इतनी सारी लीग, विदेशों की, वो आईपीएल जैसी बहुत सारी लीग्स हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है उतना मुकाबला जो है, आजकल की जो जनता है, कहीं ना कहीं वो रील वाली जनता है, वो चाहती है कि T20 जैसा सिर्फ छोटा छोटा मुकाबला हो। वो पेशेंस नहीं रह गया कि वो बड़े बड़े मुकाबले ओडीआई या टेस्ट जैसे देख पाए। हालांकि मनोरंजन तो टेस्ट क्रिकेट में ही है, अगर असल तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, एक फाइनल कमेंट, आज कौन जीतने वाला है? आज कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत टक्कर का है। मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते, और प्रबल दावेदार है, उनका होम ग्राउंड है,
टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा है, हेनरी क्लासन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, साथ ही साथ अभिषेक शर्मा की बात कर लें, ट्रेविस हेड की बात कर लें, सब खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बैटिंग डेप्थ इतनी है, नीचे आके पैट कमिंस भी छक्का चौका मारते हैं, तो बहुत ताकतवर हैदराबाद टीम है। भी ताकतवर है और आरसीबी भी। बिल्कुल। तो आरसीबी जीतेगी आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मुझे लग रहा है कि हैदराबाद जीतेगी। ठीक, तो अगर हैदराबाद जीतेगी तो ठीक है, देखते हैं जो भी होगा, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। एक बार हमारे सोशल मीडिया विजिट ज़रूर करिए। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और क्रिकेट से रिलेटेड जो भी आप अपना कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं वो सब भी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।